अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ एक जंगल पे मबनी कहानी आदमखोर मगरमच्छ। तक़सीम हिंद से लगभग 2-2.5 साल पहले मुझे एक बार कलकत्ता से आसाम जाने का इत्तिफाक हुआ। सिलहेट के ज़िले में एक छोटा सा गांव है अजमेरीगंज, जिसके 3 तरफ दरिया और एक तरफ खुशकी है। सियालदह से ट्रेन में बैठ के गोंदू से बजरिए स्टीमर मिनीपुर और मेमनसिंह होते हुए मैं अजमेरगंज जा पहुंचा। यहाँ मेरे वालिद के एक अज़ीज़ तरीन दोस्त मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मुकीम थे, जिनके बड़े लड़के अनवर मियाँ से मेरी गहरी दोस्ती थी। अजमेरगंज और उनके गर्दो नवा का इलाका देख के मेरी मुहिम जो तबीयत के तमाम वलवले सर्द हो गए। थोड़े थोड़े फासले पे चंद टीले थे, जिन पर मुख्तसर गांव बाते, जहां पंजाब के देहात का सा वीरान और उदास माहौल तारी था। इन टीलों के दरमियान बेआब और गियाब मैदान था, जहां हर तरफ धूल उड़ती रहती थी। जानवर तो जानवर, ऐसे परिंदे भी यहाँ नायाब थे जिसका शिकार खेलने में वक्त बसर होता। चंद दिनों के बाद तबीयत बोर हो गई। मैंने अपनी इस बोरियत का अनवर मियाँ से जिक्र किया तो मुस्कुराए और कहने लगे, बस 1 हफ्ते और रुक जाओ, सचमुच का मौजूदा ना नज़र आए तो कहना। इस वक्त तो मैं इंतहाई बेजारी के आलम में इनकी बात मान ली, मगर तीसरे रोज़ जब आसमान पे बादल उमड़ कर आए और बरसात हो शुरू हुई तो वाकई मौजज़ा हो गया। मुसलसल 5 दिन 5 रातें बारिश होती रही। अजमेरगंज के चारों तरफ जलथल हो गया। दरिया का पानी छलक के बाहर आ गया और टीलों के गिर्द हद्दे निगाह तक पानी ही पानी नज़र आने लगा। बारिश थमते ही मैदानों में कश्तियाँ चलने लगीं और औरतें, मर्द, बच्चे कश्तियों में बैठ के एक गांव से दूसरे गांव आने जाने लगे। बिल्कुल पिकनिक का सा माहौल बन गया था। दरिया के छलकने की वजह से मछलियाँ भी इसमें पानी में शामिल हो गईं और लोग डोरी कांटे से बाहर निकल आए, कश्तियों में बैठ के शिकार खेलने लगे। अक्सर ऐसा भी होता कि नौजवानों की टोली डोरी कांटे के बजाय लंबे लंबे नेज़े लिए पानी में उतर जाती और फिर नेज़ों से मछलियों का शिकार होता। चंद दिनों के वक्फे के बाद फिर बारिश शुरू हो गई और मुसलसल 1 हफ्ते तक होती रही। अजमेरगंज की गली कूचे और मकान सहन में पानी चलने लगा। बच्चे घरों में जाल डाल के मछलियाँ, केकड़े और लॉबस्टर पकड़ने लगे। ऐसी तूफ़ानी बारिश मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे आसमान पे पर नाले खुल गए हों। शुरू के चंद दिन तो मैं बारिश और तूफ़ान से खौफज़दा अपने कमरे के एक गोशे में दुबका बैठा रहता। इसके बाद जब बारिश ने तूल खींचा और मकान की खिड़की से मैंने नेज़ेबाजों को शिकार खेलते हुए देखा तो मेरे अंदर सोए हुए शिकारी ने भी अंगड़ाई ली। मैंने सोचा, ये भी तो शिकार ही है, जंगली जानवर और परिंदों का ना सही, दरियाई मछली का सही। और एक रोज़ ही लंगोट कसकर अनवर मियाँ और इसके चंद दोस्तों के साथ कश्ती में बैठ के शिकार की मुहिम पर रवाना हो गया। अजमेरीगंज से 1 फरलांग के फासले पे 2 ऊंचे टीलों के दरमियान, जहाँ दरिया के पानी की सीधी मारती और भाव काफ़ी तेज़, हमने कश्ती का लंगर डाल दिया और नेज़े हाथ में थाम के पानी में कूद गए। बड़ा पुरलफ्त खेल था। हम लोग कश्ती के हुक थाम कर पानी में खड़े हो तैरते रहे। हमारा एक साथी उबले हुए चावलों का थाल लिए कश्ती में खड़ा रहता और वक्फे वक्फे से मुट्ठी भर चावल हमारे सामने पानी में फेंक देता। चावलों के गिरते ही चारों तरफ से छोटी बड़ी मछलियां सैकड़ों की तादाद में जमा होती और फिर हम किसी भी मछली को ताक कर इस पर झपट पड़ते और नेज़ा इसके पेट में घुसा देते। अजमेरीगंज के लड़कों का शिकार निशाना बड़ा कमाल का था। जूँ ही कोई बड़ी मछली पानी पे उभरती, एक लड़का नेज़ा तोल के पानी पर मैं इस पर वार करता और फिर इसके ताक़ुब में गोता लगा के नीचे चला जाता। चंद लम्हों बाद जब वो पानी से सर उभारता तो वही मछली इसके नेज़े में तड़प रही होती थी। इनकी देखा देखी 1-2 मरतबा मैंने भी कोशिश की, मगर पानी में गोता लगाते ही मेरी आंखें बंद हो जाती और मैं थोड़ी देर तक इधर उधर नेज़ा घुमाकर फिर सतह आप पर खाली हाथ उभर आता। मेरी हालत देख के लड़के खूब हंसते। दोपहर के करीब बारिश थम गई और मैं थक कर कश्ती में सवार हो गया। कश्ती मछलियों से भरी हुई थी। इन मछलियों पर एक भारी जाल पड़ा हुआ था ताकि वो तड़प कर
कश्ती के बाहर पानी में न जा पड़े। चंद लड़के अभी तक शिकार में मसरूफ़ थे। इतने में मेरे पीछे एक दर्दनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो पानी में एक हंगामा बरपा था। तैमूर नामी एक लड़का पानी में डुबकियां खा रहा था और बाकी लड़के बदहवासी के आलम में इसके दाएं बाएं नेज़े मार रहे थे। फिर मेरे देखते ही देखते तैमूर पानी में गायब हो गया। तमाम लड़के चीखते हुए तेज़ तेज़ हाथ मारते हुए कश्ती के करीब आए और उछल उछल कर कश्ती में सवार होने लगे। कश्ती के चारों तरफ पानी सुर्ख हो गया था। अनवर मियाँ ने घबराए हुए लहजे में बताया कि पानी में मगरमच्छ आ गया है और वो तैमूर को घसीट के नीचे ले गया। तमाम लड़के बदहवासी के आलम में चारों तरफ देख रहे थे। चंद गज के फासले पे पानी में हलचल सी महसूस हुई। एक लड़के ने कश्ती का लंगर उठाया। वो 2 लड़के तेज़ी से चप्पू चलाने लगे। बाकी लड़कों ने कश्ती का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए नेज़े संभाल ली और कश्ती तेज़ी से इस तरफ बढ़ने लगी। मैंने गौर से पानी की तरफ देखा तो इस मकाम पे वो खून से सुर्ख हो रहा था। मालूम होता था कि बदनसीब तैमूर पानी के अंदर अभी तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मसरूफ़ है। हमारे वहाँ पहुँचते पहुँचते सतह फिर साकित हो गई। चंद लम्हों बाद थोड़े फासले पे मगरमच्छ का सर नज़र आया जो तेज़ी से पानी के भाव के ख़िलाफ़ दरिया की सिमत तैर रहा था। एक लड़के ने गैर इरादी तौर पर नेज़ा इस पे उछाला जो इसकी पुश्त पे लगा। मगरमच्छ ने तेज़ी से गोता लगाया और पानी में गायब हो गया। बहुत देर तक हम सब पर हिसियानी सी कैफियत तारी रही। सब लड़के ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे और मैं खामोश खड़ा हवा की पानी की लहरों को देख रहा था। कुछ लड़के कह रहे थे मगरमच्छ तैमूर की लाश को अपने मुंह में दबाए हुए था। कुछ कह रहे थे इसने तैमूर को छोड़ दिया होगा क्योंकि जब नेज़ा इसकी पुश्त पे लगा तो इसका मुंह खाली था। बहरहाल इसी तरह चीखते चिल्लाते सब लोग अजमेरगंज वापस आ गए। अजमेरगंज में जब इस हादसे की इत्तला पहुंची तो सारे गांव के मर्द कश्तियों में सवार होकर तैमूर की तलाश पे रवाना हो गए। तैमूर की माँ और दूसरी औरतें ज़ोर ज़ोर से सीना कुबी करने लगी। मैंने घर जाके बेदिली से कपड़े बदले और राइफ़ल उठाई, उसे लोड किया और अनवर मियाँ और चंद लोगों के साथ कश्ती में सवार होकर फिर जाए हादसे की तरफ रवाना हो गया। रात के 12 बजे तक सब लोग दूर दूर तक कश्तियों में चक्कर लगाते रहे। आसपास के देहात में जब यह खबर पहुंची तो वहां से भी बहुत से लोग कश्तियों में सवार होकर तलाश में निकले, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। थक हार के सब वापस आ गए। ये तलाश मुसलसल कई दिन तक जारी रही। आखिरकार हर तरफ से मायूस होकर बेचारे तैमूर की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दी गई और इसके बाद अजमेरीगंज पे एक पुरहोलनाक सन्नाटा तारी हो गया। मछली के शिकार की रौनकें ख़त्म हो गई। लोग पानी से डरने लगे। कश्तियाँ अब भी सतह आप पे रवां दवां थी, मगर हर शख्स जैसे इंतहाई मगमून, खौफजदा और दिल गिरफ्ता था। इस हादसे के 10वें दिन जब तैमूर की मौत का ज़ख्म अभी मुंजविल भी नहीं हुआ था कि अजमेरगंज के सामने वाले गांव से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। दिन के 10 बजे थे। आसमान साफ था और नर्म हवा चल रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा नाश्ता कर रहा था। मेरे सामने अनवर मियाँ खड़े शेव कर रहे थे। शोर गुल की आवाज़ आई। अनवर मियाँ ने चौंक के मुलाजिम को आवाज़ दी और इससे कहा, मालूम करो क्या बात है। शोर गुल बदस्तूर जारी था। लगभग निस घंटे बाद मुलाजिम ने आकर ख़बर दी कि सामने वाले गांव के घाट से एक नौजवान औरत को मगरमच्छ घसीट के ले गया। हम लोग कपड़े बदल के बाहर निकले। मैंने एहतियात के तौर पर राइफ़ल भी साथ ले ली। कश्ती में बैठकर हम गांव पहुंच गए। घाट पे एक कोहराम बपा था। बेशुमार कश्तियां इधर उधर चक्कर काट रही थीं। दरियाफ्त करने पे मालूम हुआ कि गांव की चंद औरतें सुबह सवेरे घाट पे कपड़े धोने के लिए जमा हुई थी। लकड़ी के एक लंबे तख्ते पर वो कपड़े धोने में मसरूफ़ थी कि अचानक इनके बिल्कुल सामने पानी में हलचल सी हुई और फिर मगरमच्छ ने अपना खौफनाक मुंह खोला। औरतें घबरा के भागी। हीरा नामी एक औरत जो 2 बच्चों की माँ थी और हामला थी, भागते हुए फिसल के पानी में गिर गई। मगरमच्छ ने लपक कर इसकी टांग दबोच ली और मदद के लिए चीखती चिल्लाती औरत को पानी के अंदर घसीट कर ले गया। यह हादसा पहले हादसे से ज़्यादा दर्दनाक था। घाट पर इस औरत के दोनों बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, शौहर, सास और दीगर अजीज़ और अकारिब बयान कर रहे थे। इस औरत का शौहर तो नीम पागल सा हो गया था। इसे बहुत से लोगों ने पकड़ रखा था।
मगर वो बार बार उनसे हाथ छुड़ा के पानी की तरफ लपकता और अपनी बीवी को आवाज़ें देता। हीरा माँ। ये मंज़र देख कर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपनी राइफ़ल को मजबूती से थामा और दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगी कि मुझे इस खूनख्वार दरिंदे को हलाक करने की तौफीक अता फरमा। फिर मैंने अनवर मियाँ से कहा वह दरिया के सिमत कश्ती ले चले। अनवर ने मेरे चेहरे से मेरे अज़म को भांप लिया था। उसने माझियों से इशारा करके कहा कश्ती इधर ले चलो। माझी तेज़ी से कश्ती खेलने लगे। कश्ती पूरी रफ्तार से पानी पर बहती जा रही थी। मैं राइफ़ल थामे खामोश चारों तरफ देख रहा था। इन गिनत कश्तियाँ सतायाब पे इधर से उधर आ जा रही थी। थोड़ी देर के बाद हम इस मकाम पे पहुँच गए जहाँ मगरमच्छ ने तैमूर को हलाक किया था। मैंने बगौर चारों तरफ देखा। सूरज की तेज़ रोशनी में दरिया की लहरें बड़े खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। कभी कभी कोई मछली पानी पे उभरती और कलाबाजियाँ खाती हुई फिर पानी में जा गिरती। टीलों के किनारे बगले उड़ रहे तो फिज़ा में गीली मिट्टी, काई और घास की सौंधी सौंधी बू महक रही थी। मैंने माझियों को इस तरफ कश्ती मोड़ने का इशारा किया जिस तरफ आखिरी मर्तबा हमने मगरमच्छ को जाते हुए देखा था। माझी ने पतवार घुमाई और कश्ती दरिया में दाखिल हो गई। अब भाव खासा तेज़ था। माझी अपनी पूरी कुव्वत से चप्पू चला रहे थे और उनके सांवले जिस्मों पे पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। दरिया के परले किनारे पर ऊंची ऊंची घासें थी और चंद बड़े कटाव थे। झाड़ियों के पीछे चंद घने दरख्त थे जिन पे सद रंग के सांप बेल लिपटी हुई थी। इस घनी बेल की वजह से दरख्तों के नीचे अंधेरा हो गया तो जगह डरावनी महसूस हो रही थी। इस मंज़र को और हैबतनाक बनाने के लिए किसी सिसम ज़रीफ ने दरख्तों के दरमियान एक लंबा सा बांस खड़ा करके इस पे स्याह रंग का मैला सा कपड़ा बांध दिया था। हमारी कश्ती जब दरिया के वस्त में पहुंची थी उस मकाम को देख के मेरा माथा ठनका। गालिबन कुदरत खुद मेरी रहनुमाई करना चाहती थी। मैंने माझियों को इस तरफ जाने का इशारा किया। कश्ती का रुख इस तरफ घुमा दिया गया। मैंने अनवर से पूछा ये क्या जगह और यहाँ झंड क्यों लगा हुआ है झंडा। अनवर मियाँ ने बताया कि यहाँ कभी किसी बुज़ुर्ग का मज़ार था और एक शिकस्ता सी मस्जिद भी थी जो पानी के मुसलसल थपेड़ों की नज़र हो गई। जब पानी उतर जाता है तो लोग वहाँ चंद पत्थर कब्र की निशानदही के तौर पे रख देते हैं और कभी कभार कोई वहाँ चिराग भी जला देता है। वगरना सैलाब और बारिश के ज़माने में तो कोई इस तरफ आने की जुर्रत भी नहीं करता क्योंकि घनी झाड़ियाँ, गारों और कटाव की वजह से यहाँ सांपों का बहुत ख़तरा होता है। कश्ती अब झाड़ियों करीब से गुज़र रही थी। मैं बगौर इन झाड़ियों और किनारे के कटाव का जायज़ा ले रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे झाड़ियों के अंदर कोई चीज़ मुसलसल हिल रही है। मैंने अनवर से कहा माझियों से कहूँ चप्पू चलाना बंद कर दें और लंगर डाल दें। माझियों ने अनवर का इशारा समझकर चप्पू रोक लिया और लंगर आहिस्ते से पानी में डाल दिया। फिर सब खामोश होकर इस तरफ देखने लगे। वो चीज़ मुसलसल हिल रही थी। फिर मुझे इन घनी झाड़ियों के पीछे अचानक मगरमच्छ की लंबी दुम हरकत करती हुई नज़र आई। मेरे पास खड़ा हुआ माझी कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। फिर मैंने इसकी तरफ देखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और एक चप्पू को कश्ती के दाएं तरफ कीचड़ में गाड़ के कश्ती का एक हिस्सा बाएं तरफ घुमाया और चप्पू कश्ती के किनारे के साथ कीचड़ में पूरी कुव्वत से गाड़ के कश्ती को एक जगह रोक दिया। इसके बाद मैंने पलट के झाड़ियों की तरफ देखा तो मुझे पिछली झाड़ियों में अटका हुआ छींट का कपड़ा नज़र आया। यह गालिबन इस बदनसीब औरत की साड़ी का पल्लू था। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। कातिल और मकतूल दोनों इन झाड़ियों के पार मौजूद थे। फिर भरी हुई राइफ़ल मेरे हाथ में थी मगर मुझे एहसास हुआ कि यह किसी जंगली जानवर का नहीं बल्कि मगरमच्छ का शिकार है जिसके सर और पीठ पर गोली का असर होना नामुमकिन है। अगर पहला निशाना ख़ता हो गया तो फिर इस मूजी की तलाश भी नामुमकिन है। मैंने अपने जोश को मसलियत के तहत थपकी दी और राइफ़ल बगल में दबाकर खामोश खड़ा रहा। आज मुझे वो दिन याद आता है तो खौफ और दहशत की एक लहर मेरे जिस्म में तैर जाती है।
मगर वो जवानी की उम्र थी, जिस्म मजबूत था, बाजुओं की मछली जैसे फौलाद की बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल खौफ से नाशना था। मुहिम जो था, ख़तरे को खेल समझता था। मुझे याद है कि इस वक्त मेरा दिल बेख्तियार चाह रहा था कि मैं झाड़ियों में घुस जाऊं और उस दरिंदे के सामने पहुंचकर बजाय राइफ़ल के चाकू से इसका मुकाबला करूं, या तो चाकू से इसका पेट फाड़ दूं या खुद इसका शिकार हो जाऊं। खुदा जाने मैंने किस तरह अपने होश खरोश को ज़ब्त किया और ख़ामोशी से टिकटिकी लगाए दरिंदे की लहराती दुम और इसके वज़न से हिलती हुई झाड़ियों को देखता रहा। गालिबन मेरा इरादा ये था कि जब मगरमच्छ अपने शिकार से फारिग होकर इन झाड़ियों से वापस आए तो मैं इसका शिकार करूं, क्योंकि रौंदी हुई झाड़ियों को देखकर मेरा कयास था कि इसकी गुजरगाह यही है। मुसलसल 1 घंटे तक झाड़ियों में हलचल रही और हम लोग मुजस्समों की तरह खामोश इसकी तरफ देखते रहे। फिर अचानक मेरी नज़र कटाव से टकराने वाली रहरों पर पड़ी तो मुझे एक इंसानी बाजू कीचड़ में फंसा हुआ नज़र आया। इसकी कलाई में सुर्ख रंग की चूड़ियाँ थीं जो धूप में चमक रही थीं। मैंने अनवर मियाँ को इशारा किया तो वो दूसरे चप्पू से इस बाजू को अपनी तरफ खींच ले। अनवर मियाँ ने आहिस्ते से चप्पू उठाया और कश्ती पे बैठे बैठे बाजू को कीचड़ समेत चप्पू पर उठा लिया। अभी हम लोग जस्ट हसरत और अफसोस के आलम में इसके कटे हुए बाजू को देख ही रहे थे कि झाड़ियों में हलचल सी हुई। मैंने पलट के इस तरफ देखा और राइफ़ल अपने हाथों की गिरफ्त और मजबूत कर ली। मेरे देखते ही देखते मगरमच्छ झाड़ियों को कुचलता हुआ हमारी कश्ती से चंद कदम के फासले पे पहुंचा। वो गालिबन हमारी मौजूदगी से बेखबर था। इसी लम्हे एक माजी खौफजदा होकर चिल्लाया, ओ मागो! मगरमच्छ ने पलट के आवाज़ की तरफ देखा और फिर तेज़ी से पानी की तरफ लपका। बड़ा नाजुक लम्हा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके जिस्म के किस हिस्से पे फायर करूं। पानी से 4-6 कदम के फासले पर पहुंच के इसने चाबुक की तरह अपनी दुम को 2 मरतबा लहराया, फिर खौफनाक मुंह खोल के कश्ती की तरफ लपका। मैंने फ़ौरन इसके खुले हुए मुंह की तरफ नाली राइफ़ल की घुमाई और फायर कर दिया। गोली ठीक निशाने पे लगी, इसके हलक को फाड़ती हुई पेट में तैर गई। दर्द की शिद्दत से बेताब होकर मगरमच्छ ने पलटा लिया। इसके पेट की सफ़ेद खाल जूं ही मेरे सामने आई, मैंने पेट का निशाना लेकर दूसरा फायर किया। मगरमच्छ तेज़ी से पलटियाँ खाकर सीधा हुआ और अपने जिस्म की पूरी कुव्वत से पानी की तरफ उछला, लेकिन इसके पानी तक पहुँचते पहुँचते मैंने अंधाधुन 2 फायर और झोंक दिए। मगरमच्छ पानी में गिरकर चंद लम्हों के लिए नज़रों से ओझल हो गया। माजियों ने दहशतज़दा होकर अपने बचाव के लिए चप्पू संभाल लिए। अनवर मियाँ घबरा के खड़े हो गए। पानी के अंदर बड़ी हलचल थी। मगरमच्छ का सुर्ख लहू बुलबुलों के साथ ऊपर उठ रहा था। एक बार मगरमच्छ की दुम बड़े ज़ोर से कश्ती से टकराई और मैं गैर मुतवाज़िन होकर कश्ती में गिर गया। मेरी कोहनी तख्ते से टकरा के ज़ख्मी हो गई। दूसरे लोग भी एक दूसरे से टकराए और कश्ती उलटते उलटते बची। बसदे मुश्किल हमने कश्ती का तवाज़ुन दुरुस्त किया। 15 मिनट तक मगरमच्छ हमारी कश्ती के करीब पानी के अंदर तड़पता रहा और गहरे पानी की तरफ बढ़ने की जिद्दोजहद करता रहा। इसके जिस्म से खून मुसलसल बह रहा था। आखिर वो हार गया। एक मरतबा जब वो पानी के ऊपर उभरा तो एक माजी ने पूरी कुव्वत से चप्पू इसके सर पर रसीद किया, लेकिन अब वो मर चुका था। इसका मर्दा जिस्म कम गहरे पानी की निस्बत और निफ्स ऊपर तैरने लगा। माजियों ने अपने चप्पुओं से इसे कचूके देकर कश्ती के करीब घसीटा, फिर पानी में उतर के इसको बामुश्किल उठा के कश्ती में डाला। इसके बाद हम सब इन झाड़ियों में दाखिल हुए। अजीब हैबतनाक मंजर था जिसे देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ बहुत सी इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई थी। तैमूर की कुचली हुई दांतों से चबाई हुई मस्क खोपड़ी के अलावा बेचारी औरत के जिस्म के कई अज़ा भी मौजूद थे। उसकी टांगों का गोश्त गायब था, सीने की हड्डियाँ टूटी हुई थी, पाँव कटे हुए अलग अलग पड़े थे। इस भयानक मंजर को देखकर हम सब उल्टे पाँव वापस कश्ती में आ गए और कश्ती के बहाव के साथ अजमेरगंज रवाना हो गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।